Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is second part of this video series. This video series is important for upcoming NORCET, NHM, SGPGI, PGI, ESIC, GMCH, CHO and other nursing recruitment exams. Let's begin. First question. The innermost layer of heart is. हमारे हार्ट में पाई जाने वाली सबसे अंदर वाली लेयर को किस नाम से जाना जाता है? एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम या पेरिकार्डियम? The right answer is option B. It is endocardium. हमारे हार्ट की सबसे अंदर वाली लेयर एंडोकार्डियम के नाम से जानी जाती है और इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। इसे कई बार एंडोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ये लेयर हमारे हार्ट को कवर करने के साथ साथ वाल्व्स और ब्लड वेसल्स की जो इंटरनल लाइनिंग है उसे भी बनाती है, या यूं कहें कि आर्टरीज और वेन में जो अंदर वाली लेयर होती है वो इसी की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की मिडिल लेयर की, जिसे आप मायोकार्डियम के नाम से जानते हैं। मायोकार्डियम जो है कार्डियक मसल्स की बनी होती है। ये इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड टाइप के मसल्स हैं, यानी हम चाहकर भी इन मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें इनवॉलेंट्री स्ट्रेट मसल्स के नाम से जानते हैं। मायोकार्डियम जो लेयर है वो हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। हार्ट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसे हम एपिकार्डियम के नाम से जानते हैं। एपिकार्डियम बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू और फैट से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। हार्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा। हार्ट का निर्माण 3 लेयर से मिलकर होता है, जिसमें जो सबसे अंदर वाली है उसे आप एंडोकार्डियम लेयर कहते हैं। बीच वाली लेयर जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक है उसे मायोकार्डियम कहते हैं, और सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसे आप एपिकार्डियम कहते हैं। इस एपिकार्डियम का निर्माण विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम से मिलकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज। फैलोपियन ट्यूब के क्या फंक्शन है ये आपको बताने हैं। सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन करवाती है। पासेज वे ऑफ फीटस, ये बच्चे के लिए एक रास्ता प्रदान करती है उसकी मूवमेंट के लिए। अकरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन की साइट है। या फिर डेवलपिंग फीटस, ये फीटस के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। The right answer is option C. It is occurrence of fertilization. फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले ओवरी से बने मैच्योर ओवम को फर्टिलाइजेशन साइट तक लाने के लिए पासेज वे प्रदान किया जाता है। उसके बाद इस फर्टिलाइज्ड ओवम को, जिसे जाइगोट कहते हैं, उसे यहाँ से यानी फर्टिलाइजेशन वाले हिस्से से यूट्रस की तरफ लेकर जाया जाता है, यानी इसकी मूवमेंट करवाई जाती है। फैलोपियन ट्यूब में जिस जगह पर फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम एम्प्यूला पार्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। CHEB स्टैंड्स फॉर सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एनवायरमेंटल ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। The right answer is option A. It is Central Health Education Bureau. CHEB जिसकी
जो फॉर्मेशन है वो बोर कमेटी और प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड सिचुएटेड एट। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड किस जगह लोकेटेड है? मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद। The right answer is option D. It is in Hyderabad. Next question. Which of the following hormone is modified amino acid? कौन सा हार्मोन मॉडिफाइड एमिनो एसिड है? एपिनेफ्रिन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, एस्ट्रोजन। The right answer is option A. It is epinephrine. डोपामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन ये सभी बायोलॉजिकली एक्टिव एमाइंस हैं और इन्हें कैटेकोलेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी का निर्माण टायरोसिन नामक एमिनो एसिड से होता है। कैटेकोलेमाइंस की बात की जाए तो ये मोटार फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, कॉग्निशन, इमोशन, मेमोरी प्रोसेसिंग और एंडोक्राइन मॉड्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। कैटेकोलेमाइंस जो हैं स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल हैं। मान लीजिए जैसे ही बॉडी पर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं तो ये कैटेकोलेमाइंस सिक्रीट होते हैं और इसे हैंडल करते हैं। अगर इन कैटेकोलेमाइंस की या बायोलॉजिकली एक्टिव एमाइंस की मात्रा बॉडी में बढ़ जाए तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हेडेक, स्वेटिंग, प्रोफाउंडिंग ऑफ हार्ट, पेन इन चेस्ट, एंजाइटी आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्लैंड दैट डिसअपीयर्स इन द अडल्ट बट इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग चाइल्डहुड। उस ग्लैंड का नाम आपको बताना है जो कि अडल्ट एज में डिसअपीयर हो जाती है लेकिन चाइल्डहुड एज में एक्टिव रहती है। हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थाइमस। The right answer is option D. It is thymus. थाइमस ग्लैंड एक लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि मीडियास्टाइनल कैविटी में पाई जाती है। इस ग्लैंड का जो मेन काम है वो टी लिम्फोसाइट्स को डिफ्रेंशिएट करना है, मैच्योर कराना है। जन्म के बाद इस ग्लैंड का साइज़ लगातार बढ़ता है और प्यूबर्टी तक ये लगभग 15 से 35 ग्राम तक साइज़ या वज़न में हो सकती है। प्यूबर्टी के बाद ये ग्लैंड लगातार श्रिंक होती जाती है, सिकुड़ती जाती है और फाइनली अडल्ट एज आते आते सिर्फ ये एक फाइब्रोटिक टिश्यू के रूप में रह जाती है जिसका वजन सिर्फ 5 ग्राम ही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन। ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस के कारण बच्चों में सबसे ज़्यादा होने वाला कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? एंसेफेलाइटिस, सबड्यूरल एम्फाइमा, हाइड्रोसिफेलस, ब्रेन एब्सेस। The right answer is option C. It is hydrocephalus. ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस कंडीशन टीबी को कॉज करने वाले बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा होने वाला डिजीज़ है। ये बैक्टीरिया लंग्स को इन्फेक्ट करने के बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के एरिया को भी अफेक्ट कर देता है, तो ये कंडीशन ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस कहलाती है। हमारे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है इसको कवर करने के लिए मेनिंजाइटिस नामक 3 कवरिंग्स या लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स तक यदि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया पहुंच जाए और इसकी प्रेजेंस के कारण वहां पर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाए तो ये कंडीशन ट्यूबरक्यूलोसिस मेनिंजाइटिस के नाम से जानी जाती है। मेनिंजाइटिस शब्द का बेसिकली मतलब है कि मेनिंजियल लेयर के अंदर सूजन का आना, इन्फ्लामेशन का आना। हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन जो है, इस कंडीशन में हमारे ब्रेन में मौजूद जो
वेंट्रिकल्स होते हैं जहाँ से सीएसएफ का सिक्रीशन होता है, उसमें एक्सेसिव सीएसएफ का एक्यूमुलेशन होने लगता है और इस एक्यूमुलेशन के कारण जो ब्रेन के अंदर इन वेंट्रिकल्स का साइज़ है लगातार बढ़ता रहता है और इस बढ़े हुए साइज़ के कारण ब्रेन में मौजूद आसपास के सभी स्ट्रक्चर्स पर लगातार दबाव पड़ता है और यही कंडीशन हाइड्रोसिफेलस कंडीशन के नाम से जानी जाती है। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो ओल्ड एज पीपल में हाइड्रोसिफेलस होने पर हेडेक, डबल विजन, पुअर बैलेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पर्सनालिटी चेंजेस और मेंटल इम्पेयरमेंट्स जैसे फाइंडिंग्स देखी जाती हैं। बच्चों में यदि ये कंडीशन हो जाए तो इससे उनका जो हेड साइज़ है वो इंक्रीज्ड देखने को मिलता है। अदर सिम्टम्स की बात करें तो वॉमिटिंग, स्लीपीनेस, सीजर, ये सभी मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। कई बार हाइड्रोसिफेलिस कंडीशन न्यूबॉर्न बेबीज़ में मौजूद बर्थ डिफेक्ट्स के कारण भी हो सकता है, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मुख्य रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायन्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन, किस कंडीशन में ब्रायन्स ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है? फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर, रेडियस फ्रैक्चर। The right answer is option A, fracture of femur. ब्रायन्स ट्रैक्शन फीमर बोन फ्रैक्चर होने के बाद लगाया जाने वाला ट्रैक्शन डिवाइस है। ब्रायन्स ट्रैक्शन बेसिकली ऑर्थोपेडिक ट्रैक्शन है जो कि यंग चिल्ड्रंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग फीमर बोन फ्रैक्चर होने पर या फिर कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी ऑफ हिप्स की कंडीशन में किया जाता है। इस ट्रैक्शन को लगाने के बाद जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके दोनों पैरों को इस प्रकार से हवा में लटका दिया जाता है ताकि जो अलाइनमेंट मेंटेन रहे और जो चीज़ हम चाहते हैं, जो डिसेबिलिटी को हम दूर करना चाहते हैं, वो हट जाए। बच्चे के पैर दोनों इस प्रकार से हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ब्रायन्स ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ड्रग यूज्ड टू ट्रीट एल्जाइमर्स डिजीज इज, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ड्रग एल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है? एस्प्रिन, क्लोरप्रोमाज़िन, टेक्राइन, सर्ट्रेलाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज टेक्राइन। एल्जाइमर्स डिजीज़, जिसे आप सिनाइल डेमेंशिया के नाम से जानते हैं, यानी ये एज बढ़ने के साथ साथ होने वाला मेंटल डिजीज़ है जिसमें पर्सन की याददाश्त लगभग ख़त्म हो जाती है, वो अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के कामों को भी पूरा नहीं कर पाता। इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए हम टेक्राइन नाम की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। टेक्राइन मेडिसिन सेंट्रली एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है और इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के रूप में भी काम करती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टेक्राइन मेडिसिन सेंट्रली एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर है जो कि इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के रूप में भी काम करती है। याद रखिएगा, टेक्राइन वह पहली सेंट्रली एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर मेडिसिन है जिसे अल्जाइमर डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया गया था। मार्केट में ये मेडिसिन आपको कॉग्नेक्स नाम से अवेलेबल मिलेगी। इस मेडिसिन के द्वारा, टेक्राइन मेडिसिन के द्वारा आप अल्जाइमर कंडीशन को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है जिससे कि पेशेंट की जो कंडीशन है कुछ सुधर जाती है। इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में हम रिवेस्टिगमाइन और डोनेपेजिल नाम की मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट? कौन सा एथिकल प्रिंसिपल अपने क्लाइंट के साथ अच्छा करने के लिए बताता है? बेनिफिसेंस, नॉन मैलिफिसेंस, ऑटोनॉमी, जस्टिस।
द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज़ कॉल्ड बेनिफिसेंस। अगर आप अपने पेशेंट को सिंपली बेनिफिट पहुंचाते हैं तो ये कंडीशन बेनिफिसेंस कहलाती है। बेनिफिट से मिलती जुलती स्पेलिंग है इसकी, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। नॉन मैलेफिसेंस का मतलब है किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना, यानी किसी को भी हार्म नहीं करना नॉन मैलेफिसेंस कहलाता है। ऑटोनॉमी शब्द की बात की जाए तो इस एथिकल प्रिंसिपल के द्वारा हम सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ क्लाइंट को बताते हैं, यानी कि सिंपली कहें तो पेशेंट को आज़ादी दी जाती है कि वो अपने सभी काम खुद से कर सके, अपने डिसीजन खुद से ले सके। तो ऑटोनॉमी मीन्स सिंपली समझिए आज़ादी। जस्टिस शब्द एक सिंपल इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब है कि किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए और सभी का ट्रीटमेंट इक्वालिटी के हिसाब से किया जाए। ये सभी 4 इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल हैं जो कि आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ ड्यूटी आपको इम्प्लीमेंट करने ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज नोन एज। किसी भी पर्सन में स्केलेटल मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमायोग्राफी। स्केलेटल मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को ट्रेस करना, रिकॉर्ड करना इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाती है। इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राफी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसे आप फेमसली ईसीजी के नाम से जानते हैं, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी, इसे आप मुख्य रूप से सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी को आप ईईजी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल यूरेथ्रा? फीमेल यूरेथ्रा के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू? ऑप्शन 1, इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 4 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है लगभग। या फिर इट इज़ शॉर्टर देन द मेल यूरेथ्रा, ये मेल यूरेथ्रा की तुलना में छोटी होती है। ऑप्शन सी, इट्स पोस्टीरियर टू वेजाइनल ओरिफिस, ये वेजाइनल ओपनिंग के पोस्टीरियरली प्रेजेंट रहती है। ऑप्शन डी, इट इज़ स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन, फीमेल यूरेथ्रा स्ट्रेट होती है और जब इसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर हल्का फुल्का रेसिस्टेंस भी देखने को मिलता है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट फीमेल यूरेथ्रा के लिए सही नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फीमेल यूरेथ्रा का मतलब है ब्लैडर से निकलने वाली वह स्ट्रक्चर या डक्ट जिसके थ्रू यूरिन पास किया जाता है। ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल सही बात है। फीमेल यूरेथ्रा का साइज़ मेल यूरेथ्रा की तुलना में छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और इसी वजह से फीमेल में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल्स की तुलना में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो फीमेल यूरेथ्रा है वो वेजाइनल ओपनिंग के एंटीरियर साइड में मौजूद रहता है, आगे की तरफ मौजूद रहता है, न कि पीछे की तरफ। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 में बताया गया पॉइंट सही है कि कैथेटराइजेशन के दौरान यहाँ पर हल्का फुल्का रेसिस्टेंस देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following position is appropriate to do percussion and promote postural drainage of lungs in a patient with bronchiectasis? किसी पर्सन को ब्रोंकिएक्टेसिस कंडीशन है, इस पेशेंट में आपको परक्यूशन और पोस्चुरल ड्रेनेज को मेंटेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सी पोजीशन सही रहेगी? फॉवलर्स पोजीशन, सेमी फॉवलर्स, प्रॉन या फिर डेक्यूबिटस पोजीशन?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज प्रॉन पोजीशन। किसी भी पर्सन को प्रॉन पोजीशन में लाने का मतलब है कि उसको एब्डोमेन के उसका एब्डोमेन जो है बेड पर रहना चाहिए, बेड से टच रहना चाहिए, यानी पेशेंट को सिंपली कहें तो उल्टा लेटाना। इस पोजीशन को देने के बाद पेशेंट में जो पोस्चरल ड्रेनेज है उसे बेहतर किया जा सकता है। आइए बात करते हैं ब्रोंकिएक्टेसिस कंडीशन क्या होती है। ब्रोंकिएक्टेसिस कंडीशन वह कंडीशन है जिसमें लंग्स की जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं वो परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं या फिर उनका जो साइज़ है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वाइड हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। सिंपली याद रखिएगा, जिस किसी भी शब्द के पीछे सिर्फ सुफिक्स के रूप में एक्टेसिस वर्ड जुड़ जाए तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर डक्ट या वेसल के अंदर डायलेशन हो गया है, यानी कि उसका जो साइज़ है वो नॉर्मल की तुलना में काफ़ी बढ़ गया है। और यही कंडीशन अगर ब्रोंकस में है तो यह कंडीशन ब्रोंकिएक्टेसिस कहलाती है। ब्रोंकिएक्टेसिस कंडीशन होने पर इस लंग्स वाले एरिया के अंदर म्यूकस का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। म्यूकस लंग्स से बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं किया जा पाता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है और पेशेंट में लगातार इन्फेक्शंस होते हैं और कई बार तो एयरवे ब्लॉकेज तक हो जाता है। काफ़ी डेंजरस कंडीशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द नर्स डू to control edema of the residual limb 1 week after client has above the knee amputation। किसी क्लाइंट का पैर हमने एक सप्ताह पहले घुटने के ऊपर से एम्प्यूटेट किया था, यानी काट दिया था। अब इस पेशेंट के पैर के बचे हुए हिस्से में यानी रेजिडुअल लिम्ब में एडिमा ना आ जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए एज अ नर्स आप कौन सा इंटरवेंशन यूज़ करेंगे। ऑप्शन 1, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब डायूरेटिक, डॉक्टर द्वारा लिखे गए डायूरेटिक मेडिसिन को देंगे, या फिर रेस्ट्रिक्ट द क्लाइंट ओरल फ्लूइड इनटेक, हम इस पेशेंट को मुंह से कुछ भी पीने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, रीव्रैप द इलास्टिक बैंडेज एज नेसेसरी, पेशेंट के रेजिडुअल लिम्ब पर लगी इलास्टिक बैंडेज को वापस से हम टाइट बांध देंगे जब भी आवश्यकता हो, या फिर कीप द रेजिडुअल लिम्ब एलिवेटेड ऑन पिलो, हम इस पेशेंट के पैर को एलिवेटेड रखेंगे पिलो के सपोर्ट के साथ। इन चारों में से कौन सा इंटरवेंशन, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करके आप पेशेंट में रेजिडुअल लिम्ब में एडिमा डेवलप होने से रोकेंगे। बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। इस पेशेंट में जो इलास्टिक बैंडेज अपन ने बांधी है उसे आवश्यकता पड़ने पर वापस से हम रीवैप करेंगे, बांधेंगे। इलास्टिक बैंडेज जो है जब कटे हुए पैर पर लगाई जाती है तो इससे उस पर लगातार एक दबाव पड़ता है, कंप्रेशन पड़ता है, और इस दबाव की वजह से इस रेजिडुअल लिम्ब के आखिरी हिस्से पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता और एडिमा डेवलप नहीं होती। इसके अलावा इलास्टिक बैंडेज बांधने की वजह से पेशेंट का जो लिम्ब है वो श्रिंक रहेगा और इसमें एक निश्चित साइज बनी रहेगी, यानी इसकी मॉडलिंग रहेगी। जब भी इस पेशेंट में रेजिडुअल लिम्ब की इलास्टिक बैंडेज लूज हो जाती है, आप तुरंत इसे वापस खोलकर अच्छी तरह से लपेट देंगे और ऐसा करके हम इस पेशेंट की जो एडिमा है इस पार्ट में पर्टिकुलरली उसे डेवलप होने से रोक सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 को हमने सही क्यों नहीं माना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। डॉक्टर द्वारा लिखे डायूरेटिक मेडिसिन को देकर और पेशेंट में ओरल फ्लूइड का रेस्ट्रिक्शन करके हम पूरी बॉडी में जो फ्लूइड के कारण सिस्टमिक इफेक्ट आते हैं उसे रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में रेजिडुअल लिम्ब की एडिमा को कम करने के बारे में पूछा है, जो कि लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन का, तो इसे कम करने के लिए हम ऑप्शन 3 को सही मानेंगे,
ना कि ऑप्शन 1 और 2 को। ऑप्शन 4 को हमने सही इसलिए नहीं माना है कि अगर आप किसी पेशेंट के पैर को उस तकिए का सपोर्ट देकर लगातार ऊपर हवा में रखते हैं, सपोर्ट देकर ऊपर रखते हैं, तो ऐसा करके इस पेशेंट में आप हिप कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप करवा सकते हैं। फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स ऑफ हिप कैन बी डेवलप्ड इफ द पेशेंट हैव प्रोलॉन्ग्ड एलिवेशन of the residual extremity. Next question, what should be included in nurse's instruction to help a client prepare for walking with crutches? किसी पेशेंट को बैसाखी या क्रचेस दी जाती हैं चलने के लिए। इस पेशेंट को जब ये क्रचेस या बैसाखियों के सहारे चलना शुरू करता है, सीख रहा होता है, तो आप कौन सा इंस्ट्रक्शन देना इसे सही मानेंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 यूज ऑफ द ट्रेपेज टू स्ट्रेंथन द बाइसेप मसल्स। ट्रेपेजीज का इस्तेमाल करके अपने बाइसेप्स मसल्स को ये पेशेंट मजबूत करे ताकि वो क्रचेस के सहारे आसानी से चल सके। या फिर एक्सरसाइज विथ और विदाउट वेट टू स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। जब भी पर्सन क्रचेस या बैसाखियों के सहारे चलता है तो वो अपने पूरे शरीर का वजन पैरों पे नहीं हाथों पर उठाता है, तो इस वजह से हाथों को मजबूत होना आवश्यक है और इसे मजबूत करने के लिए हम उसे वेट के साथ और बिना वेट के हाथों की एक्सरसाइज कराते हैं ताकि वो क्रचेस के साथ इजीली वॉक कर सके। ऑप्शन 3 Importance of keeping the affected limb in extension and abduction to prevent contractures. इस पेशेंट में जो पैर नहीं है उस अफेक्टेड पैर को हम एक्सटेंशन या एबडक्शन में रखेंगे ताकि इसमें कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप ना हो। ऑप्शन 4 है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल while sitting in chair until circulatory status is stable. हम इस पेशेंट को चेयर पर बिठाकर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि हैमस्ट्रिंग मसल्स में सर्कुलेशन अच्छा चलता रहे। क्रच वॉकिंग के समय कौन सा इंस्ट्रक्शन इस पेशेंट के लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। Yes, exactly the right answer is option 2. जब भी हम किसी पर्सन को क्रच वॉकिंग सिखाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो इन क्रचेस के सहारे अच्छी तरह से चल सके और इसके लिए उसके हाथों की जो मसल्स हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट क्रचेस के थ्रू चलता है तो बेसिकली वो अपने ट्राइसेप्स, फिंगर फ्लैक्शर, रिस्ट एक्सटेंसर और एल्बो एक्सटेंशर्स आदि का इस्तेमाल करता है। सो इन सभी को प्रिपेयर करना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। इन चारों ऑप्शंस में से वायरस द्वारा होने वाले 2 डिजीज कौन से हैं? टाइफॉइड ट्यूबरक्लोसिस, ringworm and AIDS, common cold and AIDS, dysentery and common cold. The right answer is option C. यहाँ पर देखिएगा टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस दोनों बैक्टीरिया से होते हैं, रिंगवर्म फंगस से, एड्स वायरस से, डाइसेंट्री मोस्टली बैक्टीरिया से और कॉमन कोल्ड जो है वायरस द्वारा होने वाला इन्फेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कॉमन कोल्ड और एड्स जो है वायरस द्वारा होने वाले डिजीज़ हैं। कॉमन कोल्ड के लिए वैसे तो कई सारे वायरस रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में राइनो वायरस को ही हम मोस्ट कॉमन कॉज के रूप में मानते हैं। ये वायरस हमारी बॉडी में आईज, नोज़, माउथ आदि के थ्रू एंटर कर पाता है और ये एंट्री किसी बीमार पर्सन के खांसते, छींकते समय या बात करते समय उसकी ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से होती है।
एड्स डिजीज़ का जो कॉज है उसे आप इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस कंडीशन में ये वायरस किसी भी अफेक्टेड पर्सन के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, बार बार उसे इन्फेक्शन होता है और फाइनली ये इन्फेक्शन डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ मायोपिया डिजीज कंडीशन। आपको बताना है कि मायोपिया डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, इसे ठीक करने के लिए हम कौन से लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लानो, प्लानो कॉनकेव। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। मायोपिया डिजीज़ कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉनकेव लेंसेज जनरली माइनस पावर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट हैज़ अ फ्रैक्चर्ड टीबिया फ्रॉम द फुटबॉल इंजरी, अ कास्ट वॉज अप्लाइड टू द लेग, assessment reveals complaints of pain unrelieved by pain medication, restricted toe movement, edema, slow capillary refill. What is the nurse best action? किसी पेशेंट को फुटबॉल खेलने के दौरान पैर पर चोट लगी और पैर में मौजूद टीबिया बोन फ्रैक्चर हो गई। इस पेशेंट में फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर कास्ट लगाया गया और असेसमेंट करने पर आप एज अ नर्स नोट करते हैं कि पेशेंट में लगातार कास्टेड लेग पर पेन हो रहा है और ये पेन मेडिकेशन देने के बाद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा। इस पेशेंट में कास्टेड लेग के टो मूवमेंट नहीं हो पा रही है, लगातार पैरों में सूजन बढ़ रही है और स्लो कैपिलरी रिफिल टाइम भी है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपके द्वारा लिया जाने वाला बेस्ट एक्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए, एलिवेट द एक्सट्रीमिटी ऑन पिलो। हम पेशेंट के इस पैर को पिलो का सपोर्ट देकर एलिवेट करेंगे। ऑप्शन बी, पेन मेडिकेशन और देंगे। ऑप्शन सी, इन सभी बातों, इन सभी फाइंडिंग्स के बारे में डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, फिजिशियन को बताएंगे। ऑप्शन डी, इस पेशेंट में न्यूरोवैस्कुलर रीअसेसमेंट परफॉर्म करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस पेशेंट में इन सभी फाइंडिंग्स का मिलना हमें प्लास्टर कास्ट के बहुत ही ज़्यादा टाइट लगाने को बताता है, जिसकी वजह से पेशेंट में सर्कुलेशन इम्पेयरमेंट हो रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं है। इस सिचुएशन के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन माना जाएगा कि हम इसे तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें और फिर अगला जो एक्शन होगा वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर लेना होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंट इन कम्युनिटी इज। कम्युनिटी में लोगों में आयरन डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए बेस्ट टेस्ट कौन सा है। सीरम ट्रांसफेरिन, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या हीमोग्लोबिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हमारे बॉडी में जो फेरेटिन है बेसिकली वो एक ब्लड प्रोटीन है जिसमें आयरन मौजूद रहता है। फेरेटिन एक ब्लड प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन स्टोर्ड रहता है। अगर आप सीरम फेरेटिन हमारी बॉडी में कितना है इस चीज़ का असेसमेंट कर लेते हैं तो बेसिकली आप ये पता कर रहे हैं कि ब्लड में मौजूद इस फेरेटिन में कितना आयरन है। अगर हमारी बॉडी में इस सीरम फेरेटिन का लेवल नॉर्मल से कम मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में आयरन भी कम है और इसी वजह से हम पेशेंट को एनीमिक पेशेंट, अनीमिया वाला पेशेंट डिक्लेयर करते हैं। इसके ऑपोजिट अगर किसी पर्सन में सीरम फेरेटिन का लेवल नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि इसकी बॉडी में आयरन स्टोरेज नॉर्मल से कहीं ज़्यादा है और ऐसा होना इस पेशेंट में लीवर डिजीज़,
रिमेटॉइड अर्थराइटिस, इन्फ्लामेटरी कंडीशन जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म और कई प्रकार के कैंसर आदि को होने को डिनोट करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीरम फेरेटिन का लेवल होता कितना है तो आप बताएंगे मैन के अंदर ये 24 से 336 माइक्रोग्राम पर लीटर होता है, और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो ये 11 से 307 माइक्रोग्राम्स पर लीटर के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकस्पिड वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन। हमारे हार्ट में मौजूद ट्राइकस्पिड वाल्व की लोकेशन बतानी है आपको। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट वेंट्रिकल एरोटा के बीच, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल के बीच। The right answer is option A, right atrium and right ventricle. वाल्व शब्द का मतलब है हार्ट में पाए जाने वाले डोर्स। ये डोर्स एक ही डायरेक्शन में ओपन होते हैं। जब तक ब्लड एक ही दरवाजे से एक ही दिशा में बहता है तो ये आपको हमेशा ओपन मिलेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से ये ब्लड वापस पीछे की तरफ भागने की कोशिश करे यानी बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड होने लगे तो ये डोर्स तुरंत क्लोज हो जाते हैं, ये वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं। हमारे बॉडी के अंदर हार्ट और ब्लड वेसल्स में कई जगह पर ये वाल्व्स पाए जाते हैं और इनका सबसे बड़ा फंक्शन है कि ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करवा कर रखते हैं। हार्ट में टोटल 4 वाल्व्स मौजूद होते हैं। इनकी बात की जाए तो 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स होते हैं और 2 सेमिन्यूलर वाल्व्स होते हैं। हमारे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है उसे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से जानते हैं, या फिर कई बार इसे ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर में 3 कप्स होते हैं। कुछ इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर इनकी दिखाई देती है। इसके अलावा हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं उसे हम बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। इसमें बाइकस्प होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। इसी बाइकस्पिड वाल्व को ही हम मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, और इन दोनों वाल्व्स का काम है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन यानी एट्रिया से वेंट्रिकल में भेजते रहें। अगर किसी कारण से ब्लड वापस वेंट्रिकल से एट्रिया में जाए तो ये तुरंत बंद हो जाते हैं, और इन्हीं हार्ट के क्लोज होने पर फर्स्ट हार्ट साउंड लव जनरेट होता है। इसके बाद जो सेमी न्यूलार वाल्व्स हैं वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में पाया जाता है और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पाया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच जो वाल्व होता है उसे एरोटिक वाल्व के नाम से जानते हैं, और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच जो वाल्व पाया जाता है उसे पल्मोनरी वाल्व के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल यूट्रस वेट्स इन ग्राम। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट आपको बताना है ग्राम्स में। 80, 90, 60, 50। The right answer is option C, it is 60 grams. नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन लगभग 60 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम किस नाम से जानी जाती है? डेसिडुआ, डेक्यूबिटस, ट्रोप्टोप्लास्ट, ग्रेविड एंडोमेट्रियम। The right answer is option A, it is called डेसिडुआ। किसी भी फीमेल के यूट्रस में टोटल 3 लाइनिंग्स पाई जाती हैं, 3 लेयर्स पाई जाती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम लेयर के नाम से जानते हैं। ये लेयर ग्लैंड्यूलर सेल्स के द्वारा बनी होती है जो कि लगातार सिक्रीशंस सिक्रीट करती रहती हैं।
इसी एंडोमेट्रियम लेयर को प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ के नाम से जाना जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग फेज में फीमेल यूट्रस की यही लाइनिंग शेड ऑफ होती है, यानी यहाँ से झड़कर बाहर निकल जाती है। इसके बाद जो मिडिल लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसे आप मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। ये लेयर सबसे थिकेस्ट होती है और ज़्यादातर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। इसके बाद जो बाहर वाली लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली एक सीरस लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया आर। भारत में वाइटल स्टैटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या माना जाता है, कहाँ से ये डाटा लिया जाता है? पॉपुलेशन सेंसस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए जान लेते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है और इसमें किसे किसे इंक्लूड किया जाता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर पॉपुलेशन से रिलेटेड सभी जानकारियां, पॉपुलेशन से रिलेटेड सभी डाटास को इकट्ठा किया जाता है। इसके अंतर्गत कितनी लाइव बर्थ्स हुई, कितनी डेथ हुई, कितने लोगों ने माइग्रेट किया यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह रहने चले गए, कितनी फीटल डेथ्स हुई, कितनी शादियां हुई, कितने डाइवोर्स तलाक हुए, इन सभी को वाइटल स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड किया जाता है। और इसका जो सोर्स होता है, ये डाटा उन्हें कहाँ से मिलता है, तो आप बता सकते हैं इसके लिए 3 इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। पॉपुलेशन सेंसस यानी कि जो जनगणना के डाटा है, हर 10 साल में जनगणना होती है। इसके बाद सिविल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है जिसमें बर्थ डेथ आदि रजिस्ट्रेशंस होते हैं। उसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। इन सभी में इम्पॉर्टेंटली डाटा यहाँ से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए कौन से साइज़ का कैन्यूला इस्तेमाल किया जाता है? कैन्यूला का साइज़ और किस एज ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, कितना गॉज साइज होता है किस कलर कैन्यूला का, ये सभी आपके टिप पर होना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज 24 गॉज साइज। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए 24 साइज का कैन्यूला इस्तेमाल किया जाता है। और आप ये बताएं कि 24 साइज का जो कैन्यूला है उसका कलर क्या होता है? यस, राइट, इट इज येलो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 20 गॉज साइज का कैन्यूला, उसका क्या कलर होता है? यस, राइट, इट इज पिंक। 22 साइज ब्लू, 18 साइज यस ग्रीन। इसके अलावा 14 गॉज साइज का कैन्यूला ऑरेंज, 16 गॉज ग्रे और 26 गॉज पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? ओवरी से, प्लेसेंटा से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से? The right answer is option C. It is secreted by the pituitary gland. हमने प्रीवियस क्लास में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो निर्माण है बेसिकली वो हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है और हाइपोथैलेमस इसे बनाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को दे देता है और वो इसे स्टोर करके रखती है। बॉडी को जब इसकी आवश्यकता होती है तो यहाँ से इसे रिलीज कर दिया जाता है। तो याद रखेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है और इसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर करके रखती है, ना कि इसे बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हार्मोन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स। मायोएपिथेलियल सेल्स को
कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हमारे जो ब्रेस्ट होते हैं, इन ब्रेस्ट एल्विलाई के अंदर एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं और इन एपिथेलियल सेल्स पर ऑक्सीटोसिन जाकर अपना इफेक्ट दिखाता है, इन्हें कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन को हम मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं और इसी कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ से मिल्क जो है वो इजेक्ट होता है। मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन के मायोएपिथेलियल सेल्स पर जाकर एक्ट करने के कारण होता है। ऑक्सीटोसिन को आप लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। लेबर के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और ये मायोमेट्रियल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से लेबर प्रोसेस शुरू हो पाता है, बच्चा यूट्रस से एक्सपेल आउट हो पाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि जब इंटरकोर्स करने के बाद स्पर्म्स को वेजाइना में कर दिया जाता है, तब स्पर्म्स को वेजाइना से फैलोपियन ट्यूब तक ले जाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेटिक वर्जन लेबर के दौरान आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर किया जाता है और जिसकी वजह से जो लेबर प्रोसेस है उसे शुरुआत करवाया जा सकता है या यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाया जा सकता है या फिर पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को रोकी जा सकती है। मार्केट में ऑक्सीटोसिन कई बार पीटोसिन नाम से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर अकर्स एट द डिस्टल एंड ऑफ फिब्यूला। हमारी जो पैरों में पाई जाने वाली फिब्यूला बोन है, इसके डिस्टल पार्ट में यदि फ्रैक्चर हो तो आप इसे किस नाम से जानेंगे? कोलेज फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर या पॉट्स फ्रैक्चर? द राइट आंसर ऑप्शन डी, पॉट्स फ्रैक्चर। याद रखिएगा, पॉट फ्रैक्चर में डिस्टल फिब्यूला फ्रैक्चर होती है और एक होता है कोलेज फ्रैक्चर। इसके अंदर डिस्टल रेडियल बोन जो है, रेडियस बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड होती है। ये दोनों ही चीज़ें रिपीटेटिवली पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का कैरेक्टरिस्टिक हार्मोन किसे माना जाता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या ऑक्सीटोसिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा से ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है और ये हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसका मुख्य काम है कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उसे ये थिक करता है ताकि यहाँ पर एम्ब्रियो अच्छे से इम्प्लांट हो और प्रॉपर तरीके से ये ग्रो कर पाए। साथ ही साथ एचसीजी प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी स्टॉप करके रखता है, रोक कर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ग्रीफ प्रोसेस स्टेटमेंट सच एज नो दिस कैन नॉट बी ट्रू, दिस इज नॉट पॉसिबल आर इंडिकेटिव ऑफ। हमने कल कुबलर रॉस का मॉडल पढ़ा था, ग्रीफ मॉडल पढ़ा था। उसमें 5 स्टेजेस थी। अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को, किसी दुख भरी बात को सुनकर ये कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट किस कंडीशन या किस स्टेज को दर्शाता है? डिनाइल, एक्सेप्टेंस, एंगर या बार्गेनिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज डिनाइल स्टेज। देखिए, पेशेंट कह रहा है नहीं ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता मतलब पेशेंट इसे मानने से मना कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो ये डिनायल स्टेज कहलाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स में ये एटीट्यूड होता है कि आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। ऐसा एटीट्यूड बेसिकली किसे दर्शाता है? अग्रेशन, डिफेंस, डिनाइल या रिग्रेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड डिनाइल। मुझे परवाह नहीं, ये एटीट्यूड डिनाइल को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कोबलर-रॉस मॉडल। मिस्टर ए को अभी रिसेंटली ये पता चला कि उन्हें मेटास्टैटिक लंग कैंसर है, तो इस सिचुएशन में उनका रिएक्शन क्या होगा? डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज डिनाइल। पेशेंट को जब भी ये पता चले कि वो किसी अनअवॉइडेबल टर्मिनल इलनेस से सफरिंग है, तो वो सबसे पहले इसे डिनाई करता है, इसे मानने से मना कर देता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज और डिनाइल स्टेज। कुबलर-रॉस की स्टेजेस कल हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मेथड टू मेक श्योर द फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज टू बी ऑब्जर्व फॉर। किसी पेशेंट में इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब लगी हुई है, ये प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रही है या नहीं, इस चीज़ को असेस करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए, कंटिन्यूस बबलिंग इन वाटर सील बॉटल। जब वाटर सील बॉटल में लगातार बबलिंग हो, बुलबुले उठें, या फिर ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बॉटल। इस सिस्टम में लगे ड्रेनेज बॉटल के वाटर कॉलम में ऑसिलेशन हो, या फिर कंटिन्यूस बबलिंग सक्शन ट्यूब में देखने को मिले, या फिर ऑप्शन डी, ये सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड ऑसिलेशन ऑफ वाटर कॉलम इन ड्रेनेज बॉटल। आइए इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं समराइज्ड वे में। मान लीजिए ये पेशेंट के लंग्स हैं, और पेशेंट के इस राइट लंग के जो प्लूरल स्पेस है, इसके अंदर एबनॉर्मल एयर, फ्लूइड, ब्लड, काइल, पस, किसी भी चीज़ का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो चुका है। अब इसे इन सब चीज़ों में से इन चीज़ों को आपको यहाँ से अगर बाहर निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक ट्यूब लगा सकते हैं, एक ड्रेनेज सिस्टम लगा सकते हैं, जो यहाँ मौजूद एबनॉर्मल सब्सटेंसेस को बाहर ला सके। यही चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम या इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब कहलाता है। इस ट्यूब को लगाने का एग्जैक्ट आपसे इंडिकेशन पूछा जाए तो आप बताएंगे न्यूमोथोरेक्स हो, पॉजिटिव हीमोथोरेक्स हो, एम्फाइमा हो, काइलोथोरेक्स हो, या यूं कहें कि प्लूरल इफ्यूजन जैसी सभी कंडीशंस में ये हेल्पफुल रहता है। अगर इस ट्यूब सिस्टम के अंदर लगातार पेशेंट के रेस्पिरेशन के साथ ऑसिलेशंस देखने को मिलते हैं, यानी इस ट्यूब में मौजूद वाटर अप डाउन होता रहता है रेस्पिरेशन के साथ, तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम प्रॉपरली फंक्शनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज सर्कुलेशन शुड द नर्स असेस इंक्लाइंड विथ लॉन्ग लेग कास्ट। अगर किसी पेशेंट का लेग फ्रैक्चर्ड है और उस पर प्लास्टर लगाया गया है, लॉन्ग लेग कास्ट किया गया है, तो इस सिचुएशन में पेशेंट में उस पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटी का सर्कुलेशन सही चल रहा है या नहीं, इसे अगर चेक करना हो तो आप कौन सी चीज़ को चेक करेंगे? इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, उन सभी को आपको सेलेक्ट करना है। फाउल ओडोर, स्वेलिंग ऑफ टोज, ड्रेनेज ऑन कास्ट, इंक्रीज टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर वन बाय वन करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और फाइनली देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है।
अगर किसी पेशेंट में आपने प्लास्टर कास्ट किया है और वहाँ से फाउल ऑडर आती है, यानी बहुत ही बदबू आ रही है, तो इसका मतलब है कि इस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इस पर्सन के जो अंगूठे हैं, टोज हैं, वहाँ पर स्वेलिंग आ जाए तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर किसी पेशेंट में कास्ट किया गया है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइट अगर कास्ट है तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा, और ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने के कारण जो पेरिफेरी एरिया है वहाँ पर वीनस रिटर्न डिक्रीज देखा जाएगा, यानी वहाँ पहुँचा ब्लड वापस ऊपर नहीं जा पाएगा और इस वजह से टोज वाले हिस्से में आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। थर्ड ऑप्शन है ड्रेनेज ऑन कास्ट। अगर पेशेंट के प्लास्टर पर कोई किसी प्रकार का तरल या ड्रेनेज लगा दिखाई दे तो इसका मतलब है कि उसे कास्ट एरिया में इन्फेक्शन हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज टेम्परेचर। इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ता ही है। फिफ्थ नंबर प्रोलॉन्ग्ड कैपिलरी रिफिल। ये ऑप्शन भी सही है। अगर किसी पर्सन में प्लास्टर कास्ट बहुत ज़्यादा टाइट लगाया हुआ है और उस एक्सट्रीमिटी में आप ब्लांच टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी किसी फिंगर को दबा कर रखते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो अचानक से उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होने में अगर 2-3 सेकंड से ज़्यादा समय लगे तो इसका मतलब है कैपिलरी रिफिल टाइम बढ़ गया है और सर्कुलेशन धीमा है। So option 2 and 5 both are correct here. Next question, which of the following is not a barrier method of contraception? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बैरियर मेथड कौन सा नहीं है? सर्वाइकल कैप, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कॉन्डम या डायफ्राम? The right answer is option B. It is oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills एक बैरियर मेथड नहीं है। इसके अलावा रिमेनिंग सभी बैरियर मेथड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटस हैज़ अ glycosylated hemoglobin A1C level 9%. Based on this, the result, the nurse plan to teach the patient about the need to. अगर किसी डायबिटीज़ वाले पेशेंट में HbA1c का लेवल 9% आता है तो इसे आप क्या टीचिंग देंगे? ऑप्शन ए अवॉइड इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचें। टेक इनएडिक्वेट फ्लूइड, फ्लूइड को कम मात्रा में लें। ऑप्शन सी प्रिवेंट एंड रिकॉग्नाइज हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप ना हो पाए इसको रोकें और ये होने पर इसे तुरंत रिकॉग्नाइज करें। ऑप्शन डी प्रिवेंट एंड रिकॉग्नाइज हाइपरग्लाइसीमिया, बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया ना होने दें इस और होते ही तुरंत इसे ट्रीट करें। कौन सा टीचिंग इस पेशेंट को दिया जा सकता है जिसका HbA1c लेवल 9% है? एग्ज़ाम के लिए इस बार स्पेशली नॉर्सेट के लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा और प्रीवियस क्लासेस में हम इसे कई बार रिपीट कर चुके हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट में आप HbA1c टेस्ट करवाते हैं तो ऐसा करके आप उस पेशेंट में पिछले 90 दिनों का ब्लड शुगर लेवल क्या है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ये HbA1c का लेवल 6.5% या इससे ज़्यादा हो तो इसका मतलब है पेशेंट को डायबिटीज़ है श्योर। अगर लेवल 5.7 से लेकर 6.4 के बीच में हो परसेंट हो तो ये प्री डायबिटीज़ स्टेज को बताती है, और अगर इसका लेवल 5.7 से कम हो, लेस हो, तो इसका मतलब है कि पर्सन नॉर्मल है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इस पेशेंट का लेवल 9% था, यानी कि इस पर्सन को श्योर शुगर है, और इस शुगर पेशेंट में यदि हाइपरग्लाइसीमिया होता है
यानी ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा है, तो इस सिचुएशन को पेशेंट को नहीं होने देना है, और अगर होता है तो तुरंत उसे ट्रीटमेंट लेना है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Thank you so much everyone for watching this complete video. Best of luck.